मैंने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का पल्लू दुपट्टा पकड़ा और उससे एक बात कही, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरा नाम अपने दिल के पास गुदवा टैटू बनवा लो, तब मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दूंगी। वह लड़का एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर शर्माते हुए वहां से भाग गया। अगले दिन उसने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसमें उसके सीने पर लाल रंग से मेरा नाम खुदा हुआ था। मैं उस तस्वीर को देर तक देखती रही और पूरी रात रोती रही, क्योंकि मेरा वीजा पहले ही तैयार हो चुका था। मेरी उड़ान का समय तीसरे दिन सुबह का था। मैंने सबको चिट्ठियां लिख दी थीं, बस उसे सीधे तौर पर माफी मांगने का मौका नहीं मिल पाया। मैं दूर देश चली गई और उसे केवल एक संदेश भेजा, मेरा 1 साल इंतजार करो, वापस आकर मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। लेकिन 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल बीत गया और मैं वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाई। तीसरे साल मैंने हिम्मत करके उसका सोशल मीडिया देखा तो पाया कि उसके साथ अब कोई और था। हर महीने कोई नया लड़का उसके साथ होता था और उन सभी लड़कों के बाल साफ सुथरे, काले और छोटे थे। उन सभी लड़कों की आंख के कोने पर एक छोटा सा निशान था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी आंख पर था। यह देखकर मैं घबरा गई, लेकिन फिर भी दुविधा में फंसी रही। चौथे साल उसके सोशल मीडिया अकाउंट अचानक बिल्कुल खाली हो गए, वहां मेरे बारे में कोई निशान नहीं बचा था। दोस्तों ने बताया कि अब वह मेरा नाम सुनते ही गुस्से में चीजें फेंक देता है। 5वें साल उसके जन्मदिन पर मैं चुपके से वापस आ गई, लेकिन जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। मेरे कंधे को थामे हुए वह मुस्कुराया और बोला, बच्ची, दीदी यही है, आज मिस सू का जन्मदिन है, तुम जिद मत करो। यह देखकर मुझे जलन हो रही थी। मेरा वह जख्म हरा हो गया जो अभी तक भरा नहीं था। अगले ही पल उसके होंठों पर कड़वाहट और व्यंग्य और गहरा हो गया। उसने कहा, वैसे हम कभी क्लासमेट सहपाठी थे। मैंने मन ही मन चैन की सांस ली, लेकिन तुरंत मेरे सीने में दर्द की लहरें उठने लगीं। मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मिस सू को जन्मदिन की बधाई देने वाले बहुत से लोग हैं, उनमें मैं अकेली नहीं हूँ, कृपया मुझे जाने दें। सू वानरू का चेहरा यह सुनकर तुरंत उतर गया, लेकिन जल्द ही वह फिर से अपनी उसी लापरवाह मुस्कान में लौट आई। मेरी घूरती हुई निगाहों से उसका मूड ठीक नहीं हुआ, बल्कि मुझे सीधे शराब पीते देखकर उसका चेहरा और भी उदास हो गया। उसने कहा, मिस्टर मू वाकई बहुत साफ दिल के हैं, कोई है, मिस मू को बाहर लाओ। उसके इतना बोलते ही मेरी बहन मुछिन्न को कुछ आदमी घेर कर अंदर ले आए। उसने एक अजीब सी ढीली ढाली पुराने जमाने की लुंगी पहनी हुई थी। उसके कपड़े बहुत अजीब थे, शॉर्ट्स इतने छोटे थे कि जरूरी अंगों को मुश्किल से ढक पा रहे थे। सिर पर एक बहुत ही भारी भड़कीली हरी विग थी और चेहरे पर भद्दा मोटा मेकअप लगा था। उसकी जूतियां हद से ज्यादा छोटी थीं, जिसमें वह मुश्किल से अपना पैर घुसा पा रही थी। उसकी टखनों पर चोट के लाल सूजे हुए निशान थे और चमड़ी उखड़ी हुई थी। उसका शरीर हिल डुल रहा था। वह दिखने में मजाकिया और बहुत दयनीय लग रही थी। सुजू, यह देखकर मेरी आंखें गुस्से से फटने लगीं और मेरे दिल पर नफरत हावी हो गई। मैं आगे बढ़ने की सोचने लगी, लेकिन कुछ आदमियों ने मुझे कसकर रोक लिया। तभी एक जानी पहचानी परछाई मेरे सामने आ खड़ी हुई। भले ही 5 साल बीत चुके थे, पर मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। यह जी बोड़ा था, जो कभी सू वानरू के फैन क्लब का प्रेसिडेंट हुआ करता था। वह मुझे हासिल करना चाहता था, इसलिए मुझसे नफरत करता था और हमेशा मुझे घटिया समझता था। मैंने उसे ठंडेपन से घूरा और कहा, रास्ता छोड़ो मुगे, 5 साल हो गए, तुम अभी भी इतने ही गिरे हुए हो। जी बोड़ा ने मुझे बोलने का कोई मौका न देते हुए मेरी बहन की तरफ देखा और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह बेवकूफ बहन जो लड़कों के कपड़े पहने हैं बहुत खास लग रही है? मैंने इसके इस रूप रंग पर काफी पैसे खर्च किए हैं। ऐसा कहते हुए वह मेरी बहन के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे खींचने लगा। मुदाई जाओ, आज तो मिस सू का जन्मदिन है, क्या तुमने कोई गर्मागर्म डांस तैयार नहीं किया है? वह बहुत खूंखार शक्ल में था। उसकी भौहें तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी गहरी आंखें जी बोड़ा पर ठंडी सी नजर डाल गईं। जी बोड़ा को लगा कि सू वानरों को मू परिवार के लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए मेरी बहन को जानबूझकर परेशान कर रहा था। उसने जीत के भाव से सू वानरों की ओर देखा, लेकिन उसकी बर्फीली निगाहों ने उसके दिल को कंपा दिया। उसे समझ नहीं आया कि वह नाखुश क्यों थी, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सू वानरों फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आई। पहले की वह ठंडी हवा बस एक वहम लग रही थी। उसने कहा, मिस मू, यूं ही खड़ी मत रहो, जल्दी डांस करो। जियो मू, जियो मू। मेरी बहन की निगाहें मुझ पर ही टिकी थीं। उसकी आंखों में शिकायत और बेचैनी भरी थी। वह बस मेरे करीब आना चाहती थी। तभी जियो हुआ ने अचानक बर्फ से भरी एक बाल्टी उठाई और उसे जोर से जमीन पर पलट दिया। उसके इस काम को देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया और मैं चिल्लाई, जी बोड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी बोड़ा ने पलटकर मुझे नफरत से देखा और फिर मेरी बहन से प्यार से नाटक करते हुए
हुए कहा, बस तुम इन बर्फ के टुकड़ों पर रेंगकर इसे पार कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तब हम श्याओमू के पास पहुंच सकते हैं। मेरी बहन ने बड़ी मासूमियत और उम्मीद से पूछा, सच में? जी बोड़ा बोला, हाँ यह सच है। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? देखो मैंने कहा था ना कि श्याओमू आएगी, क्या वह अब आ गई है? मेरी बहन थोड़ी हिचकिचाई और उसने सचमुच झुककर फर्श पर पड़े बर्फ के टुकड़ों पर रेंगने की तैयारी शुरू कर दी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मेरा दिल दुख के मारे लगभग घुटने लगा। वह गिर गई और जितना जोर लगाती उतना ही फिसल कर गिरती। उसका यह मजाकिया हाल देखकर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। जी बोड़ा इतने पर भी रुका नहीं, वह नीचे झुका। उसने मेरी बहन का चेहरा पकड़ा और ताना मारते हुए बोला, देखा जाए तो मुंह परिवार की बड़ी बेटी इस हाल में भी एक सुंदर लड़की है, अफसोस कि वह एक मूर्ख पागल है। आखिरकार मेरी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। सुवानरू पूछने ही वाली थी, मिस्टर मू इसके बदले में क्या हर्जाना देने वाले हैं? कि वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मैंने मेज पर रखा बिना मोमबत्ती का जन्मदिन का केक उठाया और गुस्से में सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। जब भी मुझे याद आता कि आज मेरी बहन ने जो कुछ भी झेला है वह सब उसी की वजह से है, तो मेरा मन करता कि मैं उसके साथ खुद भी मर जाऊं। प्राइवेट रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा कि फर्श पर गिरती हुई क्रीम की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे मिस सू, अपना केक आराम से खाइए। मेरी बहन और मैं अब आपको और परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर मैं मुड़ी और वहां से चल दी। मैंने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। लेकिन इससे पहले कि हम कमरे के दरवाजे से बाहर निकल पाते, काले कपड़ों में आए कई बॉडीगार्ड्स ने हमें जोर से पकड़ लिया। सुवानरू के पास खड़े एक आदमी ने उसका चेहरा साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पीछे धकेल दिया और चिल्लाया, बाहर निकलो, तुम सब के सब यहाँ से बाहर जाओ। मेरी बहन कहाँ है? तुमने उसका क्या किया?